हेलो। स्वागत है आप सबका एक बार फिर गणित पंथी यूट्यूब चैनल में। आपको पता ही है कि हम परसेंटेज के बारे में पढ़ रहे हैं और आज हमारी ये परसेंटेज की तीसरी क्लास होने वाली है। तो सबसे पहले तो आपसे ये बताऊंगा कि आप में से अगर कोई पहली बार देख रहा है तो पिछली 2 क्लास जा करके अवश्य देख ले, तो उससे कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा और आज की क्लास समझ में आएगी। तो ज़्यादा बात ना करते हुए हम डायरेक्ट आपको मुद्दे की तरफ ले चलते हैं। एक फार्मूला आप सबने पढ़ा होगा, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई बाई 100। आप सभी ने इसको पढ़ा होगा। आखिर इसका पूरा कॉन्सेप्ट है क्या, ये क्या होता है, कैसे होता है, तो इसको हम पोस्टमार्टम के ज़रिए समझेंगे। क्या किया जा सकता है, क्या होता है ये एक्चुअली। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर के इसके ओरिजिन तक को समझना चाहिए, क्योंकि तब आपको चीज़ें और आसान लगेंगी कि आखिर ये होता क्यों है। सबसे पहले आप हमको 2-3 छोटी छोटी चीज़ें बताइए। मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि अगर कहा जाए यक्स को 20% बढ़ाना है तो आप क्या करते हो। बेसिकली 2 चीज़ मैंने बताया था। एक तो आप यक्स गुणे 20% का मतलब होता है 1/5, तो इसको कर देते हो 6/5 अगर बढ़ाना है तो। मतलब अगर इंक्रीज करना है 1/5 होता है, यानी कि 5 से 6 हो जाता है, या 6/5 कर देते हो आप किसी संख्या को। या फिर आप और क्या करते हो, यक्स को 20% बढ़ाना है तो यक्स गुणे 20/100, मतलब यक्स का 20% आप निकालते हो और इसको एक्स में ही जोड़ देते हो। तो ये कुछ इस तरह से दिख सकता है आपको। एक्स कॉमन लेके 1 + 20/100। ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। ये क्या है ना, एक्स का 20% बढ़ा हुआ फॉर्म है। ये बात अगर आप समझ रहे हैं तो मैं आपको आगे एक और चीज़ बताता हूँ। अगर कोई नंबर अपने आप में 100 है, मैं कहता हूँ कि उसको आप 20% और क्रमागत रूप से इसको बढ़ाना है। क्रमागत रूप से 20% और 30% बढ़ा दीजिए। ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि आप क्रमागत रूप से 20% और 30% बढ़ा दीजिए, तो क्या होता है ऐसे केस में। 100 को हम कहते हैं 100 + 20/100, मतलब 120/100 आप कहते हैं। तो ये क्या निकल के आता है, ये हो गया आपका 20% बढ़ा हुआ, बढ़ी हुई संख्या। ठीक है। अब हम क्या कहते हैं, इसको 30% फिर बढ़ाना है, इंटू 100 + 30/100। ठीक है। अब ये टोटल क्या आ जाता है, अब ये टोटल क्या आ गया, पहले 20% फिर 30% बढ़ी हुई संख्या। इन शॉर्ट आपने क्या किया है, ये आप देखो। 100 था, इसको 100 मतलब 20% बढ़ाया तो 6/5 कर दिया, इंटू 30% बढ़ाया तो 13/10 कर दिया। मतलब 0 0 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 12 13, 12 144, 156। ये आपका 156 आ गया। अगर हम इसको कहें कि 156 में से 100 माइनस कर दिया जाए तो आपको पता चल रहा है कि ये 56% बढ़ गई है। मतलब क्या हुआ है, पहले 20% फिर 30% बढ़ाने पर 56% बढ़ गई। ठीक। अब इस बेसिक कॉन्सेप्ट को आप आगे के लिए समझिए। हम इसको कैसे फार्मूले की तरफ लेके जाते हैं।
अब हम क्या कह रहे हैं, कोई नंबर है x% बढ़ा या घटा, फिर y% बढ़ा या घटा। और देखिए क्या करेंगे, नंबर तो अपने आप में ठीक है, नंबर अपने आप में था 100, फिर हुआ क्या इसके साथ, इनटू ये x% बढ़ा मतलब 100 प्लस x हुआ बटे 100, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, फिर 100 प्लस बढ़ा या घटा बोला हूँ ना, 100 प्लस माइनस y बटे 100, पहले x% घटाया बढ़ा, फिर y% घटाया बढ़ा। अब हमने यहाँ पे क्या किया था, 100 माइनस किया तो पता चला कि ये क्या है, रिजल्टेंट आप बोल सकते हैं, रिजल्टेंट कितना % बढ़ा या घटा। तो यहाँ से भी हम 100 माइनस कर देते हैं, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 100 से 100 कट गया। उसके बाद अब यहाँ से आप देखिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, मतलब 1 2 3 4 प्लस माइनस 100y प्लस माइनस 100x और प्लस माइनस या फिर माइनस प्लस आप कर दोगे xy। अब इन सब के बटे एक चीज़ पहले से बैठी है 100, माइनस 100 को आप ऐसे रहने दीजिए। अब इसको क्या आप कर रहे हो, 100 सब में अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, प्लस माइनस, अब थोड़ा क्रम में लिख दीजिए x प्लस माइनस y प्लस माइनस xy बटे 100, माइनस से 100 है, 100 से 100 शहीद हो गया। इसका मतलब क्या आ गया, प्लस माइनस x प्लस माइनस y प्लस माइनस xy बाई 100। यही तो फार्मूला आपको पढ़ाया जाता है जब दो चीज़ क्रमागत रूप से पढ़ाई जा रही है तो। अच्छा, अब इसका डिफरेंट यूज़ हम कैसे, मतलब और भी जगहों पे कैसे इस्तेमाल कर पाते हैं। ये तो हो गया कि एक ही नंबर को आप 2 बार बढ़ा दिए, लेकिन अगर कोई नंबर a इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई के फॉर्म में है तो x और y में जो परिवर्तन हो रहा है उन दोनों का इसी सूत्र के माध्यम से a में परिवर्तन होता है। ये कैसे हो पाता है, इसको भी हम प्रूफ करके देखते हैं। सबसे पहले नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। हाँ, अब मैंने क्या बोला है, मैं बोल रहा हूँ कि अगर a इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई है और आपसे बोला जाए कि x और y को, मतलब x को a% व y को b% बढ़ा दें तो a कितना बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको। अब हम क्या कह रहे हैं, x को a% बढ़ाना है ना, तो a% बढ़ा हुआ x क्या होगा, x तो रहेगा ही, प्लस इसमें a% बढ़ा देना है, x इंटू ए बाई 100 इज इक्वल टू एक्स कॉमन लेके 1 प्लस ए बाई 100। ये बात आपको समझ में आ रही है। इसका मतलब आप क्या समझ पा रहे हो कि अगर इस फॉर्म में कोई नंबर लिखा जा रहा है, इस फॉर्म में कोई नंबर अगर लिखा जा रहा है, मतलब नंबर ब्रैकेट में 1 प्लस ए बाई 100 या फिर 1 प्लस समथिंग बाई 100, इट मीन्स वो बढ़ाया जा रहा है उतना %, कितना %, इतना % बढ़ाया जा रहा है, a% बढ़ाया जा रहा है। सिमिलरली y भी इसी तरह से b% बढ़ जाएगा। तो आप इसको कैसे लिख पाओगे, अभी बढ़ा हुआ इंक्रीज्ड, a इज इक्वल टू, अब x बढ़ा हुआ x क्या है, x लिखे 1 प्लस ए बाई 100 इंटू वाई 1 प्लस बी बाई 100, उसको b% बढ़ा रहे थे। अब x इंटू वाई, ये तो अलग आपका आ ही गया, ब्रैकेट में 1 प्लस ए बाई 100 और 1 प्लस बी बाई 100। समझ रहे हो आप। अच्छा, x इंटू वाई क्या था,
एक्स इंटू वाई तो ए ही था ना, यानी कि ए ही आप इसको लिख दोगे, ठीक है। अब यहाँ क्या हो रहा है, 1 1 ही है, प्लस ए बाई 100, इसका इसमें गुणा, मतलब इसका इसमें गुणा, फिर इसका इसमें गुणा, प्लस बी बाई 100 प्लस ए बी बाई 100, सॉरी 100 नहीं 00 हो रहेगा, 4 0, ठीक है। अब आप देखिए इस फॉर्म में हम इसको बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। आप सिंपली एक काम करेंगे, ए बाहर ही है, अब हम कर सकते हैं 1 प्लस इन सब के 100 को नीचे लेके जाते हैं, 100, तो ए तो यहाँ बच जाएगा, बी भी यहाँ पे बच जाएगा, ए बी तो बचेगा ही, लेकिन ए का ही 100 नीचे गया है तो एक 0 यहाँ पे बच जाएगा। अब आप थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए ये चीज़, मैंने यहाँ पे क्या बोला था, अगर x बाहर है, जैसे यहाँ पे a बाहर है और अंदर 1 प्लस ए बाई 100 है, अंदर 1 प्लस इतना बाई 100 है, तो यहाँ a% बढ़ रहा था, यहाँ इतना बढ़ रहा था। मतलब क्या है कि अगर हम x और y दोनों को a और b% से इंक्रीज कर देते हैं तो a विल बी इंक्रीज्ड बाई a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। सिमिलरली अगर इसमें से एक को बढ़ा रहे हैं, एक को घटा रहे हैं, अगर ये प्लस हो रहा है, ये माइनस हो रहा है तो ये माइनस हो, ये प्लस हो रहा है, ये माइनस, तो ये भी माइनस हो जाएगा, या फिर इसमें से कोई एक माइनस है तो यहाँ माइनस हो ही जाएगा। ये तो आप चिन्ह अपने आप बदल सकते हो। ये मेन कॉन्सेप्ट था जो मैं बताना चाहता था आपको। अब ऐसे सवालों में पहले अपने एग्जाम्पल से आप इसको प्रूव कर लीजिए। हम यहाँ पे क्या बोले थे, 20% और 30% यहाँ पे बढ़ाए थे तो हमें 56% बढ़ के मिला था। ये फार्मूला आपको हमने बताया था, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई। तो 20% बढ़ाए थे प्लस 30% बढ़ाए थे प्लस 20 इंटू 30 बाई 100, देखिए आप 50 प्लस 6 बराबर 2 0 कटा था ना, 56% रिजल्टेंट यही आया था। अब चूँकि ये प्रश्न जो है, क्वेश्चंस आगे आगे होते ही जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे, तो हम बहुत ज़्यादा इसके बाद मतलब क्वेश्चंस के पे ध्यान नहीं देंगे इसके लिए बहुत ज़्यादा, लेकिन कुछ अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगा इस बेस पे जो हो सकते हैं। जैसे यदि किसी आयत की लंबाई, आप क्वेश्चन को देख लिया करिए ऐसे, यदि किसी आयत की लंबाई 23% और चौड़ाई 9% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत से अधिक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो रहा है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर देखोगे इज इक्वल टू लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू विड्थ। यानी कि बात वही हो रही है, इसको 23%, इसको 9%, यानी कितना बढ़ जाएगा, 23 प्लस 9 प्लस 23 गुणे 9 बटे 100। ठीक है, अब यहाँ पे गुणा आप अच्छा कर पाओगे तो ज़्यादा आपके लिए आसान होगा। ये 32 हो जाता है प्लस 23 नमा 20 नमा 80 3 नमा 27, मतलब पहले 20 इंटू 9 कर लीजिए, फिर 3 इंटू 9 कर लीजिए, तो 20 इंटू 9 180, 3 इंटू 9 27, तो 207 बाई 100 इज इक्वल टू 20 अगर हटेगा तो पॉइंट जो है यहाँ पे आ जाएगा, मतलब 32 तो 34.07% आंसर, कुछ भी नहीं था इसमें। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर भी डालते ही चलते हैं। ये पहला था, अब दूसरा देखिए, घनाभ। घनाभ क्या होता है, घनाभ मतलब कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, मतलब ये L B और ये H। घनाभ का आयतन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। अच्छा, L इंटू बी क्या होता है, L इंटू बी एरिया होती है बेस की,
अब देखिए जो एल बी यहाँ पे था, एल और बी ये बेस की एरिया होती है और ये एच होता है, ठीक है, यानी कि एरिया इंटू एच। तो क्यों ना हम पहले पता कर लें कि एरिया कितनी बढ़ती है। पहले हम एरिया की तरफ आ जाते हैं, तो हमें क्या पता चलेगा, घनाभ की लंबाई 12%, चौड़ाई 25% बढ़ जाती है। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, घनाभ की लंबाई 12% बढ़ जाती है और इसकी चौड़ाई 25% बढ़ जाती है। इसकी ऊंचाई कितने प्रतिशत कम कर दी जाए ताकि घनाभ का आयतन केवल 4% बढ़े। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई को बढ़ाना है प्लस 12%, चौड़ाई को बढ़ाना है प्लस 25%, यानी रिजल्ट, या फिर आप कह दो एरिया कितनी बढ़ेगी, एरिया बढ़ेगी 12 प्लस 25 प्लस 12 इंटू 25/100, 25 चौके 100, 4 तियाँ 12, 25 12 37 और 3 40% एरिया बढ़ जाएगी। अब आप देख लो वॉल्यूम V में इंक्रीमेंट कितना होगा, बराबर, फिर वही बात है, एरिया है ना इंटू एच है। एरिया आपको पता है 40% बढ़ रही है, ये आपको पता है 4% बढ़ रहा है, एच आपको निकालना है। इसका मतलब 4 इज इक्वल टू 40, ये आप मान लो x% बढ़ रहा है, 40 सॉरी घटाना है हाइट को, इसकी ऊंचाई कितने प्रतिशत कम कर दी जाए, मतलब -x% हो रही है, तो 40 माइनस x माइनस 40 गुणे x/100, बस 20 दूनी 40, 20×5 = 100, ठीक है, 40 में से 4 निकल जाएगा 36, इन दोनों को इधर लेके आ जाइए, 5x 2 7x, 7x/5 इज इक्वल टू 40 में से 4 निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा 36, तो x इज इक्वल टू 180/7%। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जब भी 3 जगहों पे उत्तरोत्तर बढ़ाने की बात हो, जैसे आप एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हैं, मैं अगर कहूँ 20% बढ़ जाए, फिर 10% बढ़ जाए, फिर 30% घट जाए, तो पहले 20 और 10 को एक साथ कर देना चाहिए, मतलब 20 बढ़ेगा प्लस 10 बढ़ेगा, तो यहाँ पे 20 गुणे 10/100, मतलब 20 10 30 और 2 32। अब क्या बोल रहा है 30% घट जाए, तो 32 बढ़ा, 30 घटना है, 30 को, यानी कि 32 माइनस, फिर वही बात 30, फिर यहाँ पे माइनस ही हो जाएगा जब गुणा होगा, तो 32 गुणे 30/100, 0 से 0, 2 5 10 16, जो भी है आप देख लो, ये 2 हो गया, माइनस 16 3 48/5 बराबर कितना होता है, 2 माइनस 5 9 45, 10/6, 9.6, मतलब -7.6% घट जाएगा। मतलब मैं क्या कहा हूँ, जब 3 राशियों में बात की जाए तो 2 राशि को एक साथ लीजिए, तीसरी को अलग से ले लीजिए, काम हो जाएगा। यही काम हमने किया है, पहले क्षेत्रफल ले लिया, फिर ऊंचाई को इंक्लूड किया तो आयतन बन गया, ठीक है। रेलिवेंसी नहीं है, फिर भी अब इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है, इसको बोलते हैं 2LB + BH + HL, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये कौन सा नंबर क्वेश्चन था, 2। अब देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको कल भी बताया था, इस टाइप का आप कल वाले तरीकों से भी आसानी से कर पा रहे थे, लेकिन अब आज चूंकि आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया है तो आप इसको भी अप्लाई कर सकते हो। कैसे पढ़ लिया, यदि दूध की कीमत 35% बढ़ जाती है तो एक महिला को अपना उपभोग कितना प्रतिशत कम करना चाहिए ताकि उसका खर्च केवल 8% बढ़ जाए, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है, आपको मैं बताया था ना, एक्सपेंडिचर मतलब खर्च क्या होता है,
ज़्यादा मोटी हो रही है पेन, रुकिए 7 करेंगे। हाँ, खर्च क्या होता है? खर्च होता है मतलब एक्सपेंडिचर होता है टोटल प्राइस इनटू कंजम्पशन। ओके, मूल्य गुणे उपभोग। अब आप समझिए ना, प्राइस में और कंजम्पशन में जो भी इंक्रीज या फिर डिक्रीज किया जाएगा, घटाया या बढ़ाया जाएगा उसका इफेक्ट एक्सपेंडिचर पे किस हिसाब से पड़ेगा? बिल्कुल उसी हिसाब से पड़ेगा जैसे पहले पढ़ रहा था, जैसे पिछले क्वेश्चंस में पढ़ रहा था, एक्स वाई वाले हिसाब से। अबे क्या बोल रहा है, दूध की कीमत 35% बढ़ जाती है, प्राइस प्लस 35% हो गई। उपभोग कितना प्रतिशत कम करना चाहिए, मतलब इसको x% कम कर देना चाहिए। मान लीजिए कि एक्सपेंडिचर 8% बढ़ जाए। अब कैसे करोगे आप? 8 बढ़ रहा है इक्वल टू 35 माइनस एक्स, माइनस हो जाएगा 35 इंटू एक्स बाई 100। ठीक है, 5 सत्ते 35, 5 बीसम 100। अब फिर से इन दोनों को इधर लेके आइए, इसको इधर लेते आइए, इसको 27 कर दीजिए इज इक्वल टू, अब 20x और 7x मतलब 27x बटे 20, यानी कि 27 से 27 चला गया, x इज इक्वल टू 20%। आपको समझ में आ रहा होगा। इसका आंसर भी पिछले वाले में ही हमने लगाया था आंसर, 180 बटे 7% था, 34.07% था। तो हमने ये अपना तीसरा क्वेश्चन कर लिया अभी। ओके अभी तक उम्मीद है आपको पूरी बात समझ में आ रही होगी कि जब भी मल्टीप्लिकेशन से कोई वैल्यू निकल रही हो, जब भी मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन हो रहा हो, तो वहाँ पे आपका ये जो इसको बोलते हैं क्रमागत वृद्धि बोलते हैं, सक्सेसिव परसेंटेज। मैं नाम वगैरह पे इतना ध्यान नहीं देता हूँ, बस कॉन्सेप्ट पे ध्यान देता हूँ। कॉन्सेप्ट आप जानो, नाम से क्या ही लेना देना होता है। अच्छा ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, आप इसको खुद से ट्राई कीजिएगा, बाकी हम बताएंगे आपको। क्लास का अंतिम क्वेश्चन यही होगा। फिलहाल हम चलिए ये देख लें। मीरा एक निश्चित धनराशि के साथ स्टेशनरी शॉप जाती है, मतलब कुछ भी वो समझो कि अमाउंट लेकर के जा रही होगी 100। इस धनराशि से वह 50 पेंसिल या 40 पेन खरीद सकती है। ठीक है, वह ऑटो के किराए के लिए 10% धनराशि अपने पास रखने के बाद यदि वह 20 पेन खरीदती है तो। अब आप एक बात समझो, 50 पेंसिल या 40 पेन खरीद सकती है, इट मीन्स व्हाट? 50 पेंसिल इज इक्वल टू 40 पेन। क्या प्राइस की हम तुलना कर रहे हैं, 50 पेंसिल की प्राइस 40 पेन के बराबर है। इसका मतलब क्या है, 5 पेंसिल की प्राइस 4 पेन के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पे आप समझिए 100 रुपये में उसे 50 पेंसिल खरीदनी थी, 10% उसका पैसा खर्च हो गया, मतलब क्या हुआ, अभी उसके पास 90 ही बचा, 10 तो उसने खर्च कर दिया। जब 100 रुपये में 50 पेंसिल खरीदनी थी, 100 में अगर 50 पेंसिल खरीदनी थी तो 90 में कितनी खरीद पाएगी? 100 का आधा तो 90 का आधा, कितना खरीद पाएगी? 45 पेंसिल। ठीक है, अच्छा इसको हटा दो। जब 100 में वो 40 पेन खरीद सकती थी, यहाँ देख लो 100 में 40 पेन, तो अब पैसे खर्च हो गए ना, 90 में कितना खरीदेगी? जब 100 में 40 था तो 90 गुणे 40 बट्टे 100, मतलब आप डायरेक्ट भी मन में भी सोच सकते थे आप, लेकिन ठीक है ऐसे भी सोच लो, 36 पेन वो खरीद सकती है। अब क्या हो रहा है, रखने के बाद यदि वह 20 पेन खरीदती है, अच्छा अगर 20 खरीद लेती है, 20 पेन खरीद ली,
तो अभी 16 खरीद सकती है और ना, ठीक है। अब आप एक बात देखिए, 4 पेन के बदले वो 5 पेंसिल खरीद सकती थी। अगर 4 पेन के बदले 5 पेंसिल, तो अभी 16 खरीद सकती है ना, 16 पेन। तो 16 पेन के बदले 4 चौक 16, 5 चौक 20 पेन, 20 पेंसिल। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा आराम से। समझ पा रहे हैं आप? अच्छा, सोचना ही तो था, आप अलग तरीके से भी सोच सकते थे इसको। पेंसिल मतलब आप किसी मार्केट में, आप सोचिए किसी मार्केट में जो पैसा लेकर के जाते हैं, उसी के बदले में आप सामान लेकर के आते हैं। पैसा जो होता है ये सामान के तो बराबर ही होता है ना आपका। इसका महत्व और इसका महत्व दोनों का सेम होता है, पैसा और सामान का। तो आप समझिए, अगर आप 50 पेंसिल खरीद सकते थे, आप यहाँ अगर 50 पेंसिल खरीद सकते थे, 10% आपका पैसा कम हो गया तो 10% पेंसिल कम हो जाएगी। तो 50 का 10% कितना होता है? 50 का 10% मतलब 5 पेंसिल कम हो जाएगी, तो आप 45 खरीद पाओगे। 40 का 10% 4 होता है, तो आप 36 खरीद पाओगे। अब जो है आप 45 पेंसिल या 36 पेन ही खरीद सकते हो। पहली चीज़, 36 में से आपने 20 तो पहले खरीद ली। अच्छा, 36 पेन में अगर 36 पेंसिल की जगह, फिर 40 की जगह अगर 40 पेन की जगह आप 50 पेंसिल खरीद सकते थे, 4 पेंसिल की जगह 5 खरीद सकते थे, तो अभी जो 16 बचा हुआ है, 16 की जगह पे आराम से आप 20 खरीद सकते थे। सिंपल बात वही थी, जैसे आप समझ पाइए, आपको जैसे आसान हो समझना। ये कौन सा नंबर था क्वेश्चन का? 3 के बाद ये हमने मान लो चौथा किया है। उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी चीज़ें। आगे देखते हैं। एक समोसे और एक कचौड़ी का मूल्य बराबर है। पढ़ सकते हैं आप, एक समोसे और एक कचौड़ी का मूल्य बराबर है। यदि समोसे का मूल्य 5% बढ़ा दिया जाए और कचौड़ी का मूल्य 3% बढ़ा दिया जाए, तो 3 समोसे और 3 कचौड़ी खरीदने में कितनी कीमत बढ़ जाएगी? निहायत ही आसान सवाल। समोसा, कचौड़ी, दोनों को आप मान लो, ये भी 100 रुपये का रहा होगा, ये भी 100 रुपये का रहा होगा। 3 आप खरीद लेते अगर इसको, 300, टोटल खर्चा हो जाता 600 रुपये का। अब क्या हो रहा है? अब जो है इसको और आगे लेके जाइए। समोसा आपका जो है मूल्य 5% बढ़ जा रहा है, 105 हो गया। कचौड़ी का मूल्य 3% बढ़ जा रहा है, 103 हो गया। अब 3 खरीद लोगे दोनों, तो 315 और 309। अब कितना खर्चा हो गया? 3 6 15 9 24, 624 रुपये का। कितना एक्स्ट्रा, कितना महंगा पड़ गया, मतलब कितनी कीमत बढ़ गई? दिस 24 रुपीज। कितने पे? 600 पे। 24 600 का कितना परसेंट है? जो आप पहली क्लास से पढ़ते आ रहे हो, 4% आंसर। ये जस्ट मैंने थोड़ा लैंग्वेज की वजह से ले लिया था, अच्छा लगा क्वेश्चन देख करके, आपको भी लगना चाहिए। ठीक है, ये 5वां नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम चलेंगे आगे। देखिए, राम एक दुकान पर साइकिल खरीदने गया जिसकी कीमत 2568 रुपये है। बिक्री कर 7% है। वह दुकानदार से मूल्य कम करने को कहता है ताकि उसे 2568 रुपये ही देने पड़े। उस साइकिल की कीमत में कितनी कमी की जाए ताकि उसे उतनी ही कीमत देनी पड़े? आप समझ रहे हो ये बात क्या हो रही है? आप मान लो ऐसा, अगर 100 साइकिल की कीमत होगी तो उसे 7% बिक्री कर देना पड़ेगा, 107 रुपये। ठीक है, यहाँ पे जो साइकिल की कीमत है वो 2568 रुपये है। इससे उसे 7% ज़्यादा देना पड़ेगा, यहाँ पे जो भी उसको देना पड़े। अच्छा, अब जो भाई साहब चाहते क्या हैं, गरीब थोड़े हैं ये, तो चाहते क्या हैं, इनकी मर्जी ये है। ये कह रहे हैं दुकानदार से कि भाई साहब एक काम ऐसा कुछ करिए आप कि ये जो 100 है ना, मतलब जो इसकी मेन जो प्राइस है ना, इसको ये आप थोड़ा कम कर दीजिए।
ठीक है, मैं बिक्री कर आपको तब भी दूंगा 7% का कर। और 107 रुपये, मतलब यहाँ भी 107 पड़ता था, यहाँ भी 107, लेकिन ये क्या चाहते हैं ना कि इसकी प्राइस कुछ ऐसी कम कर दी जाए कि जो 107 हो रहा है ये 2568 ही हो। हाँ, समझ रहे हैं? तो ये प्राइस कितनी कम करनी चाहिए? 100 करनी पड़ेगी। तो 107 की वैल्यू अगर यहाँ पे 2568 होगी, देखिए बहुत आसानी से समझाया हूँ, आप ऐसे समझ सकते हैं, आराम से समझ सकते हैं। तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? 100 गुणे 2568 अपान 107, काट दीजिए। 107 दूनी 214, 42, 428, 107 चौके यानी कि 2400 रुपये। अब आपका मतलब समझ रहे हैं? मतलब यह है कि अगर दुकानदार इसका प्राइस 2400 रुपये रख दे तो 7% कर लेने के बाद भी 2568 ही भाई साहब को देना पड़ेगा। तो अब दुकानदार को इसके लिए करना क्या पड़ रहा है? 2568 से 2400 जाने में 168 की कमी करनी पड़ रही है। कितने में? 168 की कमी करनी पड़ रही है। देखिए यही पूछा है क्या है, 168, बस इतना ही निकालना था आपको। क्वेश्चन नंबर ये आपका हो गया 6। ठीक है, अब हम किधर जाएंगे? अब हम आएंगे 7वें नंबर क्वेश्चन पे। 7वें नंबर क्वेश्चन पे पढ़िए, ऐसे पढ़ सकते हैं या फिर इसको ही मैं बढ़ा करके दे देता हूँ, पढ़ लो आप। एक आदमी की आय 1800 रुपये बढ़ जाती है और देकर 18% से घटकर 15% हो जाता है। दोनों ही मामलों में 29.95% आय कर मुक्त है। यदि देय कर दोनों मामलों में समान है तो प्रारंभिक आय ज्ञात कीजिए। ये आयकर वाले क्वेश्चन है। इस पे आज की क्लास में थोड़े हल्के क्वेश्चंस रहेंगे, एक क्लास और मैं रखूँगा जिसमें और अच्छे क्वेश्चंस आपको करवा दूँगा। मतलब लगभग हम तीसरी क्लास कर रहे हैं, चौथी और मैक्स टू मैक्स 5वीं, 5 क्लास में परसेंटेज को मतलब एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप कर लोगे। अच्छा, इसमें आप एक चीज़ देखो, एक आदमी की आय 1800 रुपये बढ़ जाती है। चलिए, बढ़ना घटना तो अलग की बात है। मैं क्या कह रहा हूँ कि आपको एक चीज़ पता है, अगर 2 नंबर है, अगर कोई भी 2 नंबर है, मतलब आप मान लो x है इंटू y है, मैं अगर कह रहा हूँ कि इसको भी 20% आप मान लो बढ़ा रहे हो, इसको भी 20% बढ़ा रहे हो, तो 20% का मतलब मैंने आपको बताया है 6/5 किया जाता है। तो इसको अगर 6/5 आप कर दो, फिर इसको भी अगर 6/5 आप कर दो, तो भी आप देखोगे कि इन दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये रेशियो x इंटू वाई ही आएगा। आप समझ में आ रहा है? यहाँ पे भी यही एक कॉन्सेप्ट है। ये आपको देख करके डर लगेगा नंबर 29.95%, ये क्या है? एक आदमी किया है। अच्छा, आयकर क्या होता है? आयकर होता है इनकम गुणे रेट ऑफ टैक्स परसेंटेज में। तो इनकम मान लीजिए आर है, अगर इनकम इंटू आर और परसेंट मतलब परसेंट, बात यही हुई ना। अब ये क्या कह रहा है? एक आदमी की आय 1800 रुपये बढ़ जाती है और देकर 18% से घटकर 15% हो जाता है। दोनों ही मामलों में 29.95% आयकर मुक्त है। मतलब पहले वाला केस में आप मान लो अगर ए रही होगी उसकी इनकम, तो इसमें से 29.95 मतलब 100 माइनस 29.95 अपान 100, ये क्या है? इसका ए का 29.95% घटा हुआ वैल्यू है ये, इस पे ही टैक्स लगेगा, गुणे R/100 होगा। और बी में भी इतना ही टैक्स फ्री हो रहा है और इस पे भी मतलब जो भी है इसका R/100 टैक्स लगेगा। मतलब आप क्या समझ पा रहे हो? इसका कोई मतलब कहीं से आ ही नहीं रहा है।
मतलब अब एक लाइन में और आपको मैं समझाता हूँ कैसे नहीं आ रहा है। आपको क्या बोला है, उसकी आय 1800 रुपये बढ़ जाती है। आप पहले उसकी आय मान लो कुछ रही होगी, आप पहले उसकी आय मान लो कि एक्स रही होगी, ठीक है। एक्स में इतने पे उसका टैक्स मतलब 29.95% पे उसका टैक्स नहीं लग रहा है, तो उससे कम पे लगेगा। तो इसका पहले मतलब 70.05% इतनी इनकम पे ही टैक्स लगना है। तो सबसे पहले इसका इतना ही निकाल लीजिए, 70.05% पर सेंट। इतनी इनकम पे ही इसको टैक्स लगना है। किस रेट से लगना है, 18% से घटकर 15% हो जा रही है। 18 से घटकर 15%, 18 पे लगती थी उस समय, ठीक है। और दोनों ही मामलों में समान है देकर, यानी कि ये जितना रुपए आएगा उतने ही रुपए जब इसकी इनकम 1800 रुपये बढ़ जाती है, मतलब x प्लस 1800 हो जाती है, ठीक है, इंटू फिर से वही 70.05 पे ही लगेगा, क्योंकि बाकी मतलब फ्री है, टैक्स फ्री है इनकम जो 29.95% है, इंटू इस पे लग रही है इसकी 15%। 18% से घटकर 15% अब हो गई, ठीक है। अब आप क्या देख रहे हैं, सिंपल है ना, ये देखिए कट ही रहा है। आगे मैं ये नहीं लिखूंगा, अगर दोनों में से समान रूप से ही अगर इनकम कम की जाए, दोनों में से अगर समान रूप से टैक्स फ्री किया जा रहा है, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि वही है ना, ये भी पीटे जाएंगे, ये भी पीटे जाएंगे, तो कोई मतलब नहीं है। अब आप सॉल्व कर लीजिए, ये 100 से 100, अच्छा देखिए दोनों तरफ परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो ये 100 भी हम नहीं लिखेंगे आगे से, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। अब 3 पचे 15, 3 छाक 18, तो यहाँ पे 6x, ये तो ख़त्म ही हो गया है। 6x इज इक्वल टू 5x प्लस 18 पचे 90, 9000, तो x इज इक्वल टू 9000 रुपये। बस यही आंसर हो गया आपका, यही इनकी इनकम थी, ठीक है। समझ में आया, मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, अगर ये 29%, 29.9% या फिर जो भी है, अगर दोनों ही केसेस में टैक्स फ्री है, तो आप इसको इग्नोर कर दो सीधा सीधा। कहाँ लेना है, अभी आगे ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे। एक व्यक्ति की आय, ये 7वां था ना, ये 8वां है। एक व्यक्ति की आय 3000 कम हो जाती है तथा आयकर की दर 15% से बढ़कर 18% हो जाती है। भुगतान किए गए कर का अनुपात 3/2 है। अच्छा, अनुपात मतलब क्या होता है, 3/2 कुछ भी नहीं है, 3/2 होता है, ये तो आपको मालूम ही है, इसको लेकर के तो कोई परेशानी है नहीं कहीं से, ठीक है। अब देखिए, एक व्यक्ति की आय 3000 कम हो जाती है। अच्छा, यदि 29% आयकर मुक्त है, भुगतान किए गए कर का अनुपात 3/2 दिया है, 29% आयकर मुक्त है, यानी यहाँ भी देखो आप 29% दोनों केस में आयकर मुक्त होगा, तो 29% का भी महत्व यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। तो इस बार हम नहीं लिखेंगे जो पिछली बार लिखे थे। तो हम क्या कह रहे हैं, ये पहले केस में इतना टैक्स होगा, दूसरे केस में इतना टैक्स होगा। एक व्यक्ति की आय, मान लो पहले आय रही होगी x रुपये, ठीक है, आयकर क्या रहा होगा, 15 रहा होगा, ठीक है। अभी आय क्या हो गई, x माइनस 3000 हो गई। देखिए इसलिए हम बट्टे लिख रहे हैं क्योंकि अनुपात दिया है। अब आयकर क्या रहा, आयकर क्या हो जा रही है, तो 18% इज इक्वल टू 3/2। बस मैं क्या किया हूँ, अब आप x का 15% निकालते, इसका 18% निकालते, तो इन दोनों 100 का कोई मतलब आता, कहीं से नहीं आता, इसलिए मैं इसको पहले ही हटा दिया हूँ, इसका मतलब नहीं था। 3 पचे 15, 2 9 18, 5x इज इक्वल टू 9x माइनस 27,000, ठीक है। 4x इज इक्वल टू 27,000, x इज इक्वल टू 4 4 24, 3 4 7 28, 2 4 5 20, 6750 रुपये। बेहद आसान क्वेश्चन था, ये आप समझ पाए हैं कि इसका रेशियो। अच्छा ये देखिए 3/2 दिया था ना, टैक्स रेशियो था,
यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे टैक्स रेशियो नहीं दिया था, यहाँ बोल दिया था समान है, दोनों मामलों में समान है। समान मतलब 1/1 होता है, ये भी उतना है, ये भी उतना है। तो अगर आप इसको भी बट्टे में लिखते तो इधर 1/1 मतलब बराबर हो जाता है। 1/1 का मतलब बराबर होता है, तो आप बराबर कर दिए। यहाँ 3 संबंध है, 2 अनुपात है, तो 3/2 आप कर दिए, ऊपर वाला 3 नीचे वाला 2। बस इतना ही मैटर था। अब आते हैं 9वें क्वेश्चन पे। आप देखते जाइए, अभी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको दिखेंगे। 2 संख्याएं हैं, पहली संख्या को 125% बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, फर्स्ट नंबर आप लिख लो। फर्स्ट नंबर कितना होता है? 100 होता है, हर चीज़ 100 है, उससे ज़्यादा कम कुछ है नहीं। जब पहली संख्या को 125% बढ़ा दिया जाता है, आप पहली संख्या को 125% बढ़ा देते हो, मतलब कितना हो गई? 225। इसको आप 100x मानो, 100x अच्छा लगेगा। तो 125% बढ़ा दिए तो 225x हो गई। ठीक है, अब जब पहली संख्या को 125% बढ़ा दिया जाता है तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या से 300 कम हो जाती है। यहाँ पे आप रख लो सेकेंड नंबर। ये क्या बोल रहा है? सेकेंड नंबर से ये 300 कम हो जाती है, मतलब सेकेंड नंबर कब हमको मिलेगा? जब इसको 300 बढ़ा दिया जाए, प्लस 300। सिंपल सी बात है। अगर बोल रहा है दूसरी संख्या से 300 कम हो जाती है, ये बेचारा इसके पास 300 कम है, तो दूसरी संख्या के बराबर जाने के लिए 300 बढ़ाना पड़ेगा। इट मीन्स दूसरी संख्या यही होगी। ठीक है, अब सेकंड केस में तो प्राप्त संख्या, यदि पहली संख्या को 150 बढ़ा दिया जाता है, मतलब अब 100x तो थी ही, प्लस 150 कर दिया गया। परसेंटेज नहीं बोल रहा है, ध्यान दीजिए। जब पहली संख्या को 150 बढ़ा दिया जाता है तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या से 200 कम हो जाती है। ये भी बेचारी अभी इनसे 200 कम ही है, तो इसको भी 200 एक्स्ट्रा दिया जाए पहले। 100x प्लस 350, 200 एक्स्ट्रा इसको मिल गया, तो ये भी जो है दूसरी के बराबर हो गई। इसका मतलब क्या है? ये दोनों बराबर हैं। 225 में से 100x निकालिए तो 125x इज इक्वल टू 300, उधर जाएगा तो 50 बच जाएगा, 350 में से माइनस होकर के। अब हमें तो निकालना है फर्स्ट नंबर, 100x चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे? पहले तो x इज इक्वल टू 50/125। अब इसको 100 इधर रख लेंगे तो इधर भी 100 का मल्टीप्लिकेशन। 25 × 5 = 125, 25 × 4 = 100, 5 × 10 = 50। अच्छा आप देखिए, मैं आपको बहुत पहले से बता रहा हूँ कि जब भी परसेंटेज में आप मानो ना, तो मैक्सिमम ट्राई करो, आप लिख लेना प्रतिशत के सवालों में मैक्सिमम टाइम x नहीं बल्कि 100x माना जाए तो सवाल आसान होगा। यहाँ आप देखो कितनी आसानी से आप इसको कर पाए हैं। 100x की वैल्यू आपको मिल गई, 25 × 5 = 125, 25 × 4 = 100, 5 × 10 = 50, मतलब 40 मिल गई। ठीक है, 100x 40 है। अगर 100x 40 है तो ये नंबर तो 40 हो गया। अच्छा, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? 40 + 350 इज इक्वल टू 390। सम कितना हो जाएगा? 390 + 40 इज इक्वल टू 430 आंसर। समझ में आपको आ रहा होगा, उम्मीद है। चलिए 10वां क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एक व्यक्ति की आय 2000 तक बढ़ जाती है, कर की दर 14% से घटकर 12% हो जाती है। देय कर मतलब यहाँ पे देखिए पहले जैसा ही बोल रहा है, ये होता है देय कर पहले जैसा ही है। यदि पहले और दूसरी स्थिति में आय का 20% और 30% कर मुक्त है, उनकी वर्तमान आय ज्ञात करें। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए, जब दोनों केस में ये डिफरेंट है, मतलब 20% और 30% टैक्स फ्री किया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश वालों के लिए दिक्कत हो सकती है क्वेश्चन को।
व्यक्त किया है 2000 तक बढ़ जाती है, छोड़िए इसको ही बड़ा करके देखिए। एक व्यक्त किया है 2000 तक बढ़ जाती है, कर की दर 14% से घटकर 12% हो जाती है, देय कर पहले जैसा ही है, यदि पहले और दूसरी स्थिति में आय का 20% और 30% कर मुक्त है, उसकी वर्तमान आय ज्ञात करें। ठीक है, 20% और 30% कर मुक्त है। मैंने आपको बताया 100 मानने के लिए आप अपने अनुसार उसको और भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, 100 मानिए या फिर उसको 10 भी मान सकते हैं। चूँकि देखिए 20% और 30% अगर आपको 10 के बेस पे निकालना हो तो 10 का 20% आपको मालूम है 2 होता है, 10 का 30% आपको मालूम है 3 होता है। तो आप 10 पे भी बेस बना सकते हैं, 100 पे भी बना सकते हैं। जब आप देख लिया करिए परसेंटेज कैसा है, कैलकुलेशन आपको कैसी हो पाएगी, ये आपको ध्यान देना है। यहाँ क्या है, व्यक्त की आय 2000 तक बढ़ जाती है, पहले व्यक्त की आय रही होगी 10x। ठीक है, यहाँ से करते हैं, पहले व्यक्त की आय रही होगी 10x। अब क्या हो रहा था उसमें, पहले और दूसरी स्थिति में आय का 20% और 30% कर मुक्त है। 20% कर मुक्त है मतलब कर कितने पे लग रहा है, 80% पे लग रहा है कर। ठीक है, कर जो है 80% पे लग रहा है। तो आपने क्या माना है, आय आपने मान रखा है 10x। ठीक है, पहले केस में क्या हो रहा है, 20% कर मुक्त है तो 80 पे लग रहा है, 20 मतलब 2 कर मुक्त है तो 8x पे लग रहा है, 8x पे 8x गुणे कितना लग रहा है, 14% करके 12 हो रही है ना, 14 लग रहा है। दूसरे केस में बराबर ही होता है ना, दूसरे केस में 30% पे नहीं लग रहा है, मतलब क्या हो रहा है, 7x पे लग रहा है। ठीक है, या फिर आप सिंपल समझिए, ऐसे आपको प्रॉब्लम आएगी, आप ये भी भूल जाइए, अभी छोड़िए। आय आय जो है, आय जो भी रही हो, आय रही होगी, मान लो x रही होगी आय, इसमें से क्या हो रहा है, 20% कर मुक्त हो जा रही है, मतलब 80 पे लग रही है, 80% पे कितनी लग रही है, 14% लग रही है, 14%। ये बराबर है जब उसकी आय x प्लस 2000 तक बढ़ जाती है, 2000 तक बढ़ जाती है। और थोड़ा इसको इधर लगाते हैं। ठीक है, अब जब उसकी आय 2000 रुपये तक बढ़ जाती है और टैक्सेबल इनकम जो है वो 30% का छूट मिल जा रहा है, मतलब अब 70 बचती है, 70/100, 70% पे ही लग रहा हो, इंटू और प्रतिशत जो आयकर की दर है वो घटकर 12 हो जाती है, 12/100। यहाँ भी हमें ज़रूरत नहीं थी ये 100 लिखने की, लेकिन ठीक है हमने लिख दिया समझने के लिए। ये दोनों 100 तो ख़त्म हो जाएंगे, 0 से ये भी 0 चला जाएगा, 7 दूनी 14 और 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, बचा क्या, कुछ नहीं, 2 दूनी 4x इज इक्वल टू 3x प्लस 6000। ओके, x इज इक्वल टू 6000 रुपये, आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में भी कुछ भी नहीं था। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, जब भी कोई भी आप इनकम लिखते हो उसमें से जितना टैक्सेबल बचता है 100 माइनस एक्स, अगर x% टैक्स फ्री है तो 100 माइनस एक्स बट्टे 100 करते हो, ये आपको पता चल जाता है कितने टैक्स लगाना है, कितना लगाना है टैक्स, R%। बस यही करते हो आप, बराबर है तो दोनों साइड बराबर कर देते हो, मेन बात यही समझना था। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। एक चुनाव है, देखिए चुनाव वाले क्वेश्चन आपने कल भी किए थे, फिर मैंने आज एक बीच में डाला है, हो सकता है कल एक आध डाल दूँ, अगर मुझे अच्छे क्वेश्चन कुछ दिखेंगे मैं डालता रहूँगा। और परसेंटेज जब ख़त्म भी हो जाएगा तो भी हमारे पास जो डाउट्स आएंगे, जो और भी अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, अध्ययन के दौरान भी मिलेंगे, या फिर हमसे पूछे भी जाएँ, किसी को कुछ डाउट आता है, उन क्वेश्चंस को भी मैं कंपाइल करके आपको देता रहूँगा कंटेंट के रूप में। तो इस परसेंटेज पढ़ाने का बस इतना मतलब है कि आपको परसेंटेज आ जाना चाहिए। मैं आपको ये नहीं पढ़ाता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन वही कराए जाएं जो एग्ज़ाम में आ जाएंगे।
मैं इसलिए कराता हूँ कि आपकी प्रैक्टिस, आपकी नॉलेज उतनी होगी कि एग्ज़ाम में कुछ भी आए आप कर लेंगे। आपको वो नहीं होता है कि जो आप कर लेते हैं एग्ज़ाम में वो आए। आपको पढ़ना ऐसे है कि जो एग्ज़ाम में आए आप वो कर पाएँ, कुछ भी आए, डजेंट मैटर। एक चुनाव है, 2 उम्मीदवार थे, 75% मतदाताओं ने वोट डाले। तो देखिए हो क्या रहा है, 100 में से 75 डाल रहे हैं, 25 नहीं डाल रहे हैं। अब ये 75 भी अपने आप में 100 है। अब इस 75 में से जिसमें 2% मतदाता अवैध पाए गए, मतलब क्या हो रहा है, 98% जो है वैध पाए जा रहे हैं, 2% अवैध पाए जा रहे हैं। अब 98 में से जो 98% पाए गए हैं कुल वैध मतों का 75% थे, मतलब इसमें से कोई 75% पा रहा है, कोई 25% पा रहा है। यही मेन बात है। आप ऐसे क्वेश्चन को नीचे से सॉल्व करना शुरू कीजिए। 75 और 25 क्या होता है, 3 संबंध 1 होता है ना, मतलब 4। 75 का मतलब ही होता है 3/4। एक उम्मीदवार को 9261 मत मिले हैं जो कुल वैध मतों का 75% थे, यानी कि 3 की जो वैल्यू दी गई थी वही दिया गया है 9261। ओके, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 त्रिक का 9, 0, 3/24, 3 7 21। टोटल अगर आप इसको निकालते हो, अच्छा टोटल अगर आप निकालोगे तो क्या निकलेगा, 98 निकलेगा यहाँ वाला। तो टोटल निकालोगे तो 4, ये मिला के 4 की वैल्यू, 4 7 28, 8 80 लगा 2, 4/32, 2 34, 4 80 लगा 3, 4 गुना 0 3, 4 3 12, 12,348। ये किसकी वैल्यू है, 98 की है। 98 की वैल्यू है 12,348। आपको निकालनी किसकी है, आपको फिर निकालनी होगी, मतलब अब ये आपको ये टोटल अभी जानना होगा ये कितना है। आपको निकालना है 100 की वैल्यू, ठीक है। 100 तक जाने के लिए आप यहीं से काट पीट लगा लीजिए। चलिए 100 लिख लीजिए, 100 इंटू 12,348 अपॉन 98 काट लीजिए। 14 7 98 होता है, 14 7 4 7 28, 14 छक्का 112 होता है ना, सॉरी 14 छक्का 84, 14 7 112, ठीक है। चौदह बट्टे 112, 11 यहाँ आया, फिर 14/112, 2, 14 दूनी 28, 7 से फिर से इसको काटेंगे तो 7 1 7, 1 7 दूनी 14, 7 6 42, यानी कि 12,600। ये आया है 12,600। ये क्या है, ये था ना 75%, 12,600 आया है। अब यहाँ से आप निकालो फिर 12,600, ये अपने आप में क्या है, ये फिर से 100 है। तो अगर 75, इसको भी आप काट के देख लो, 3 होता है 1 होता है। अगर 3 की वैल्यू 12,600 है तो आपको निकालनी कितने की वैल्यू है, 4 की, 100 की निकालनी है ना, 4, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 4200, 4 का मतलब 4 0 0, 4 0 0, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 16,800। समझ में आया आपको। पहले आपको 3 की वैल्यू दी गई थी तो ये टोटल आपने निकाला, 4 की वैल्यू ये आई, फिर पता चला कि तो 98 की वैल्यू यहाँ पे थी, तो 98 की वैल्यू दी गई थी, ये टोटल आपने निकाला 100 की वैल्यू। फिर आपको पता चला कि ये जो 100 था ये तो यहाँ पे फिर से 75 25 में था, ये 3 की वैल्यू थी, आपको टोटल 4 की निकालनी थी, तो 100 की वैल्यू आ गई, 16,800 आंसर आ गया। तो अब आते हैं, ये भी एक विशेष प्रकार का क्वेश्चन होता है एजेंट के बेस पे। अब समझिए इसमें आप क्या क्या टेक्निक्स लगा सकते हैं। एजेंट है, 10,000 तक की सभी बिक्री पर 5% कमीशन और इस राशि से अधिक की सभी बिक्री पर 4% कमीशन मिलता है। वह अपनी बिक्री से अपना कमीशन काट कर अपनी कंपनी को 28,700 देता है। उसकी कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। मतलब आप समझ रहे हैं, एक एग्जाम्पल के लिए समझिए, अगर 100 रुपये वो कमाता हो और उस पर उसको 4% कमीशन मिल जाता हो तो 4 रुपये वो रख लेगा और 96 रुपये कंपनी को दे देगा। ये है यहाँ पे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इसका। अब आप कैसे करोगे, आप समझो 10,000 तक की सभी बिक्री पर 5% कमीशन। मैं इसका 2 तरीका बताऊंगा, जो आपको अच्छा लगे आप लगा सकते हैं, लेकिन पहला तरीका भी औसम है।
10,000 तक की सभी बिक्री पर 5% कमीशन मिल रहा है ना इसको। तो अब मतलब आप समझो उसकी टोटल बिक्री कितनी रही होगी। पहले तो 10,000 रही होगी जिस पे उसको 5% कमीशन आता, और 10,000 से अधिक मान लो आप 100x रही होगी। 10,000 पे आपको पता है कि उसको 5% कमीशन आता। 5% का मतलब क्या होता है, 500 रुपये। 10,000 का 5%, अब इतना आप मुझवानी निकाला करो। और उसके ऊपर 5% कमीशन मिलता है, और इस राशि से अधिक की सभी बिक्री पर 4%, इस पे जो है 4% कमीशन। 4% कितना होता है, 4x होता है। टोटल कमीशन कितना हो गया, टोटल कमीशन हो गया 500 प्लस 4x। अब देखो आप, ये भाई साहब बिक्री किए होंगे 10,000 प्लस 100x की, इसमें से अपना कमीशन काटे होंगे कितना, 500 प्लस 4x, और कंपनी को कितना रुपए वापस किए होंगे, 28,700। बस एकदम सिंपल सी बात है, कुछ भी इसमें सोचने की दिक्कत है ही नहीं। अब 10,000 में से 500 निकल जाएगा पहले, तो 9500 होता है, प्लस 100x में से 4x निकल जाएगा तो 96x होता है। यह है आपका 28,700। अब 96x इज इक्वल टू, माइनस हो जाएगा इसमें से, तो 0 0, 7 में से 5 गया 2, और 18 में से 9 गया 9, 1। आपको पता है 96 दूनी 192 होता है। x की वैल्यू आ गई 200। 100x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 0 इधर भी चिपका दीजिए एक्स्ट्रा, 20,000। टोटल आपने क्या माना था, 10,000 प्लस ये 20,000। 100x मतलब 20,000, यानी कि 30,000 की बिक्री भाई साहब ने करी होगी। देखिए एकदम सिंपल आसान तरीका, ये पहला तरीका था जो आपने भी देखा। अब हम इसमें दूसरा तरीका क्या लगा सकते हैं वो आप समझो। मैं क्या कह रहा हूँ, आप ये बताओ कि एन एजेंट गेट्स 5% कमीशन ऑन ऑल सेल्स अप टू 10,000। 10,000 तक 5% वो पाता है। मैं क्या कह रहा हूँ, जितनी सेलिंग उसने की है, जितनी सेलिंग की है उन सब पे 4% कमीशन पा रहा हो, और 96 कंपनी को दे रहा हो। इस मामले में आपके पास दिक्कत क्या पैदा कर रहा है, ये 10,000 रुपये तक जो है ना, वो ये 1% जो है, 4 प्लस 1, यही 1% ज़्यादा कमीशन ले रहा है। तो 10,000 का 1% कितना होता है, 100 रुपये। ये जो 100 रुपये कमीशन ज़्यादा ले रहा है, अगर ये भी कंपनी को दे दे तो इसको कंपनी को 28,800 रुपये देने पड़ेंगे। और अब जो है ना, ये पूरी बिक्री में से 4% कमीशन ही खा रहा है, कहीं 5% नहीं खा रहा है। जो 10,000 में 1% एक्स्ट्रा खा रहा था वो भी कंपनी को दे दिया। इसका मतलब कंपनी को जो 96% दे रहा है वही 28,800 रुपये है। मतलब 96 की वैल्यू 28,800 रुपये है। 4 की वैल्यू आपको, 4 नहीं 100 की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 100 गुणे 28,800 बटे 96, ठीक है। तो इससे कट जाएगा 3 बार में, 9 त्रिक 27, 6 त्रिक 18, 288 होता है। तो आ गया कितना, 30,000 रुपये। अब आप बताओ, आप इन दोनों में से कोई मेथड अपना सकते हो। मैंने इसमें क्या किया है, मैंने बोला कि भाई ये क्यों अलग अलग दे रहा है, 10,000 रुपये पे ही तो ले रहा था कमीशन ना, 1% ज़्यादा, वो 1% भी हटा दो। अब मामला सिंपल हो जाएगा, 96% ये दे देगा कंपनी को, 4% रख लेगा अपने पास। 1 पैसा ज़्यादा 1 पैसा कम, कुछ नहीं, इतना ही। बाकी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं आगे। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 12 हो गया था, 13 नंबर। क्वेश्चन नंबर 13, एक कंपनी कुल बिक्री पर 7% कमीशन की अनुमति देती है। पढ़ लीजिए आप अच्छे से। एक कंपनी कुल बिक्री पर 7% कमीशन की अनुमति देती है। सेल्समैन को 3,000 के निश्चित वेतन और 10,000 से अधिक की बिक्री पर 4% कमीशन पर नियुक्त किया जाता है।
तो सेल्समैन को 800 रुपये अधिक मिलते हैं। व्यक्ति द्वारा की गई कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। ठीक है, कंपनी ने क्या बोला था, कुल बिक्री पर 7% कमीशन की अनुमति दी थी। 7% कमीशन की अनुमति देती है यदि सेल्समैन को 3000 के निश्चित वेतन। अब आप एक बात समझिए, यहाँ पे भी आप जो मानोगे, देखिए आप बार बार मैं बता रहा हूँ 100x बहुत काम करता है। यहाँ भी स्प्लिट हो रहा है ना 10,000 और 100x में, मतलब 10,000 और उसके ऊपर की बात हो रही है। तो जो टोटल बिक्री है आपकी, टोटल सेल, ये आप मान लो 10,000 प्लस 100x एक्स्ट्रा, साधारण सी बात है। अब ये क्या बोल रहा है, पहले केस में देखिए, सेल्समैन को 3,000 के निश्चित वेतन, सेल्समैन को क्या मिल रहा है, अलग से लिखते हैं, 3,000 वेतन हो गया, पर लिख लीजिए, प्लस निश्चित वेतन और 10,000 से अधिक की बिक्री पर 4% कमीशन। 10,000 से अधिक की बिक्री कितनी है, यही है ना, तो इस पर 4% कमीशन। 100x का 4% कितना होता है, 4x कमीशन पर नियुक्त किया जाता है। तो बराबर भी मत लगाइए, सेल्समैन 800 रुपये अधिक पाता है। ठीक है, पहले में क्या था, कंपनी कुल बिक्री पर 7% कमीशन की अनुमति दे रही थी। अच्छा, कुल बिक्री पर अगर 7% कमीशन देना हो तो 7%, तो 10,000 पे 7% और 100x पे 7%, इस पे 7% कितना होता है, 700 होता है, प्लस 100x पे 7% कितना होता है, 7x होता है। ठीक है, ये पहला केस था, 7% कमीशन की अनुमति देती है सेल्समैन को 3,000 के। यहाँ पे फर्स्ट केस है, ये यहाँ पे फर्स्ट है, और ये सेकेंड केस, थोड़ा उल्टा लिखती हैं इसलिए यहाँ पे समझा दे रहे हैं, सेकेंड केस। ठीक है, क्या बोल रहा है, सेकेंड केस में 3,000 के निश्चित वेतन और 10,000 से अधिक की बिक्री पर 4% कमीशन पर नियुक्त किया जाता है, तो सेल्समैन को 800 रुपये अधिक मिलते हैं। ये भाई साहब इनको 800 रुपये अधिक मिल जा रहे हैं, तो ये इनके बराबर कब पहुँचेंगे, जब इनको 800 रुपये दे दिए जाएँ। तो ये भाई साहब दोनों लोग बराबर हो गए, दोनों केस बराबर हो गया। अब 7x में से 4x निकल जाएगा, 3x इज इक्वल टू 8 7 1500, 8 7 1500, 1500 3,000 में से निकल गया तो 1500 ही बचेगा। x इज इक्वल टू 500, बट आपको पता है 100x है यहाँ पे, तो 100x इज इक्वल टू 50,000। टोटल सेल 10,000 प्लस 50,000 इज इक्वल टू 60,000। देखिए कुछ भी नहीं था, जैसे क्वेश्चन में बोला वैसे ही आपने किया। मेन खेल यहाँ मानने का है, अगर 100x आप मानते हो तो क्वेश्चन विल बी वेरी इजी। क्या हो गया, 13 हो गया ये, अब ये 14 नंबर क्वेश्चन है। हाँ ये भी देखिए, ये भी एक, मैंने आपको बोला ना मैं क्वेश्चन आपको हर टाइप का करवा दूंगा। मेरा मकसद वो नहीं है कि आप जो पढ़ोगे एग्जाम में आ जाए, मेरा मतलब वो है कि जो एग्जाम में आए आप वो लगा पाओ, सिंपल बात है। अब ए बी सी की आय का योग क्या क्या है यहाँ पे देखिए, ए है, बी है, सी है, इनकम है, एक्सपेंडिचर है, सेविंग है। थोड़ा और दूर लिखेंगे तो अच्छा होगा, एक्सपेंडिचर है, सेविंग है। ए बी सी की आय का योग 72,000 है। ए बी सी अपनी आय का 80%, 85%, अच्छा ये भी आप समझ लीजिए यहाँ पे 80% मतलब 80% का मतलब होता है 80% बराबर 4/5। अब ये मैं बार बार लिखूंगा नहीं, आप समझ सकते हैं। बी का मतलब क्या है, 85%, 85% इज इक्वल टू फिर से वही 85/100 मतलब 17/20। और सी का मतलब 75%, 75% मतलब 3/4। बस ये मेन फंडा था। अब ए का क्या हो रहा है, 4/5 मतलब 5 कमा रहे हैं। ये क्या बोला, आय का इतना % खर्च करते हैं। 5 कमा रहे हैं, 4 खर्च कर रहे हैं, 1 सेव कर रहे हैं। बी भाई साहब क्या कर रहे हैं, 20 कमा रहे हैं, 17 खर्च कर रहे हैं और 3 बचा रहे हैं। सी भाई साहब क्या कर रहे हैं,
4 कमा रहे हैं, 3 खर्च कर रहे हैं, 1 बचा रहे हैं। अब हमें बोला गया है बचत का अनुपात 8-9-20 है। ऐसी चीज़ों में आपको बचत को उसी अनुपात में बनाना पड़ेगा तीनों लोगों के लिए। कैसे बनाते हैं आप बताओ? अगर ये तीनों बराबर हो जाएं, ये तीनों बराबर अगर हो जाते हैं तो क्या होगा? तो हम गुणा करके बना पाएंगे। ठीक है, सबको 3 के बराबर कर दीजिए, क्योंकि ये 3 एलसीएम इनका दिख रहा है। तो जहाँ जहाँ आप 3 का गुणा किए, इनको भी 3 से देना पड़ेगा, इनको भी 3, क्योंकि ये रेशियो होता है ना, ये रेशियो होता है। ठीक है, अब हम इसको कलर लेते हैं, रुकिए दूसरा कलर लेके बताते हैं आपको। अब 8-9-20, इसको हम क्या करेंगे? 8 बनाएंगे, इसको 9 बनाएंगे, इसको 20 बनाएंगे। इनके बचत के अनुपात को 8-9-20 बनाया। अब यहाँ भी 8 देना पड़ेगा। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, छोड़ो ना इसको, क्यों 8 देना पड़ेगा? आपको मालूम ही है, जब देना ही है तो फिर डायरेक्ट आपको पूछा क्या है? एक ही आय पूछा है ना, आपको आय पता होनी चाहिए। इसको 8 दे दो, इसको 9 दे दो, जो यहाँ दे रहे हो, जो यहाँ दे रहे हो, और इसको क्या दे रहे हो? 20 दे रहे हो, 20 दे दिए। ठीक है, अब ABC इनकम क्या क्या हो जा रही है आप देखो। ए की इनकम 5 गुणे, वहाँ आप काट सकते थे, लेकिन मैं आपको पहली बार बता रहा हूँ इसलिए यहाँ पे लिख के समझाता हूँ। बी का 20 गुणे 9, सी का 4 गुणे 3 गुणे 20। देखिए कट क्या रहा है, 5 5 चौक 20, 5 चौक 20। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 4। ठीक है, बस 6 9 12, सॉरी कुछ और भी कट रहा था ना। 3 3 त्रिका 9, 3 2 3 4 4 3 7 2 9। टोटल इनकम का योग दिया हुआ है 72,000, मतलब 9 की वैल्यू दी हुई है 72,000। पूछा गया है ए की, 9 दूनी 8, 9 8 72 होता है 8,000। एक की वैल्यू 8,000 है, तो 2 की वैल्यू 16,000। आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप हमेशा पहले बेस को बराबर बनाओ, फिर आपको जो रेशियो बनाना है वो रेशियो आप इजीली बना सकते हो, कोई समस्या नहीं होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। ये आप देखो, इसको आप पॉज करना, अटेम्प्ट करना, तगड़ा क्वेश्चन होता है। इसको सॉल्व करते हैं हम उल्टे मेथड से। उल्टे मेथड से कैसे? नीचे से शुरू करेंगे। चलिए, क्या बोलता है? स्टेशन ए पर ट्रेन में चढ़ने वाले यात्रियों की संख्या पूछा है। चलिए वो तो क्वेश्चन हो गया ना, पहले इसको पढ़ लीजिए आप। स्टेशन ए है, बी है, सी है और डी है। डी पर 50% उतरते हैं और 50 चढ़ते हैं, जिससे यात्रियों की कुल संख्या 200 हो जाती है। इट मीन्स डी पर यात्री, ऊपर से लिखते आएंगे, आप समझ लेना कि उल्टा हम चल रहे हैं। डी पर यात्रियों की कुल संख्या 200 हो जाती है। 200 हुई है, कब हुई थी? 50% उतरे हैं। अच्छा, पहले क्या हुआ होगा? ये बस है, पहले ये उतर गए, फिर ये चढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि 50% उतरते हैं और 50 चढ़ते हैं। ये क्या है ना, ये 50 चढ़ने के बाद हैं, यानी कि चढ़ने के पहले क्या हालत रही होगी? -50 150। ठीक है, ये कब हुआ होगा? 150, 50% उतरने के बाद। के बाद 150, तो टोटल कितने रहे होंगे? 50% उतर गए तो 50% रहे होंगे, तो अब टोटल 100% मतलब 300। जब स्टेशन डी पर गाड़ी आई होगी तो वहाँ पे 300 लोग बैठे रहे होंगे। आप ऐसे कहानी को समझो, ये गाड़ी स्टेशन डी पर आई होगी तो यहाँ पे 300 लोग बैठे थे।
300 में से 150 जो हैं उतर जाते हैं 50%, और 50% बैठे रह जाते हैं 50%। अरे रे रे रे, गलत जगह हो रहा है ये। 50% बैठे रह जाते हैं। अब ये जो 50% बैठे रह जाते हैं, इसके बाद इसी में 50 लोग और चढ़ जाते हैं। तो वही मैंने किया, पहले उन 50 को उतार दिया, फिर पता चला कि 150 जो बचे हैं ये 50% ही हैं, यानी टोटल 300 लोग रहे होंगे। अब ये खेला हो गया स्टेशन डी का। अब आते हैं स्टेशन सी पर। स्टेशन सी पर अब सोचो, स्टेशन सी से इतने लोग चढ़ के आ रहे होंगे ना स्टेशन डी तक, तो सी पर 300 लोग फाइनल। इसके पहले यहाँ पे क्या हुआ होगा, ये कब हुए होंगे, जब 25 चढ़े हैं, तो पहले 25 को उतार दो, बराबर 275। क्या बोल रहे हैं, सी पर 50% उतरते हैं और 25 चढ़ते हैं। जब 50% उतर गए होंगे तो ये कितने होंगे, ये भी 50% बचे रहे होंगे। अब समझो सी पर क्या है, 50% उतरने के बाद 275 बचे थे, उसमें 25 लोग और चढ़ गए तो 300 हो गए। यानी 50% अगर 275 है तो सी पर क्या रहे होंगे, सी पर पहुंचने पर 100%, 50% 275 है तो 100% 27 दूनी 54, 550 होता है। 550 लोग रहे होंगे जब गाड़ी सी पर पहुंची होगी। तो उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे, जब गाड़ी सी पर पहुंची होगी तो 550 लोग उसमें सवार रहे होंगे। ठीक है, अब हम जाते हैं स्टेशन बी पर। स्टेशन बी से ही तो ये आए थे ना 550 लोग, तो स्टेशन बी पर क्या हुआ था, बी पर क्या हुआ था, 10% यात्री उतरते हैं और 100 यात्री चढ़ते हैं। जब 100 लोग चढ़े हैं तो ये 550 बना है, मतलब बी पर फाइनल जो था 550 था। ये कब हुआ था, जब इसमें 100 लोग चढ़े थे, यानी कि पहले 450 ही रहा होगा। अब ये 450 कब रहा होगा, जब 10% यात्री उतर गए थे। 10% उतरने पर यानी ये 90% की वैल्यू होगी। तो 9 बच्चे 45, एक की वैल्यू 5, यानी कि 100% बी, मतलब ए से बी तक कितने आए होंगे, जब 100 निकालोगे तो 500। यानी ए से जब ट्रेन स्टार्ट हुई होगी तो 500 लोग आए होंगे। मतलब ए से शुरू होती है 500 लोगों के साथ। पूरी कहानी को आप समझो सीधे तरीके से। बी पर 10% यात्री उतर जाते हैं, 500 का 10 होता है 50। ये क्या हो गए, उतर गए, बी पर हो रहा है ये। और बचे कितने, 450। 450 के बाद से क्या होता है, 450 में और 100 यात्री, मतलब 10% उतर गए और 100 यात्री चढ़ गए, जो बचे थे उसमें 100 चढ़ गए, तो ये 550 हो गई। अब इन 550 को लेकर के गाड़ी पहुंच जाती है सी पर। सी पर क्या होता है, 50% उतर जाते हैं। इस 550 में से 275 उतर जाते हैं और 275 बचते हैं, लेकिन 25 और चढ़ जाते हैं। 25 यहाँ पे चढ़ गए, ये उतरे थे ना, अब ये 300 हो जाता है। ये 300 लोगों को लेकर के गाड़ी पहुंच जाती है डी पर। डी पर 50% उतर जाते हैं, मतलब उतरे 150 लोग, बचे 150 और 50 चढ़ जाते हैं, और यात्रियों की कुल संख्या 200 हो जाती है। देखिए, ये सीधा प्रोसेस यही था, आप ये उल्टा करते हुए यहाँ तक आए हो। एक बार और आप देखना, खुद से करना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, 15 क्वेश्चन ये हमने देख लिया। अब हम आपको दिखाते हैं जो एक मैंने अच्छा क्वेश्चन आपको बोला था, अच्छा क्वेश्चन है, हम बाद में करने वाले थे ये। ठीक है, पढ़िए इसको, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। शायद आपको समझने में भी थोड़ी दिक्कत हो, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिएगा। जब 1 किलो चावल की कीमत 25% बढ़ गई तो राधा ने अपनी मासिक खपत 24% कम कर दी। साथ ही 1 किलो गेहूं की लागत 20% कम हो गई तो राधा ने अपनी मासिक खपत 30% बढ़ा दी। यदि राधा द्वारा उपभोग किए गए खाद्यान्न चावल और गेहूं की कुल मात्रा और उन पर खर्च समान रहता है तो गेहूं की लागत चावल की लागत से अनुपात क्या है। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं कि आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे उपभोग किए गए खाद्यान्न
चावल और गेहूं की कुल मात्रा समान रहता है, ठीक है, मात्रा समान है, मतलब क्या हो रहा है, आप ऐसे समझो। मैंने आपको हमेशा बोला 100 मानो, 100 आपने मान लो आप माना प्रारंभिक खपत चावल 100C मान लो, गेहूं 100G मान लो। टोटल खपत क्या हो रही होगी तब पहले 100C प्लस 100G। अब क्या हो रहा है, राधा ने अपनी मासिक खपत 24% कम कर दी है चावल के मामले में। चावल अब कितनी कर रही है 76C, प्लस गेहूं के मामले में 30% बढ़ा दी है 130G। अब पक्षांतर करो, 24C इज इक्वल टू 30G, मतलब C/G इज इक्वल टू 6×5 = 30, 6×4 = 24, ठीक है। 5/4 के अनुपात में चावल और गेहूं की खपत की जा रही थी। ये यहाँ 1 किलो चावल की कीमत 25% बढ़ गई है ना, तो चावल की प्राइस क्या हो रही है, चावल की प्राइस 25% बढ़ गई, मतलब 4x से 5x हो गई, और गेहूं की 20% कम हो गई, 5y से 4y हो गई। एक चीज़ ये ध्यान रखना है, आप यहाँ पे आप मान लो कंजम्पशन कितना कितना हो रहा है, 50 kg अगर चावल यूज कर रहे हैं और 40 kg गेहूँ वीट, ठीक है। अब समझो 50 किलो चावल 4x रुपये के हिसाब से खरीद रहे हैं, यहाँ जो दिया है, प्लस 40 किलो गेहूँ 5y के हिसाब से खरीद रहे हैं, इज इक्वल टू क्या बोला है, मासिक खपत 24% कम कर दी है। अब 50 का 24% कितना होता है, 50 का 24% कितना होता है, 50 दूनी बुझवानी आप कर सकते हैं, मैं लिख के साथ बताता हूँ आपको। 50% कम कर दिया, मतलब 38 जो है चावल खर्च कर रहा है, दाम कितना हो चुका है बढ़ा हुआ 5x, प्लस गेहूं की खपत क्या किया है 30% बढ़ा दिया है, तो 40 का 30% कितना होता है, 40 का 30% मतलब 12 होता है, तो 40 से कितना कर दिया है 52 कर दिया है, गुणे इसकी प्राइस नहीं कितनी है 4y है। बस इतना ही आपको समझना था, ठीक है। अब कर लो आप जो भी काट पीट करनी है। यहाँ पे क्या हो जा रहा है, पहले तो आप इसको छोटा तो कर सकते हो ना, छोटा हो जाएगा सारा का सारा 2 से, तो 2 से इसको करोगे तो 2 दूनी 4, 20, 19, 26, यानी कि 50 दूनी 100x और 19 × 5 = 95x, 100x में से 95x निकल गया तो 5x इज इक्वल टू 20 × 25 = 100y, 26 चौक के 20 चौक 80, 6 चौक 24, 104, 104 में से 100y निकल गया तो 4y, x बट्टे y इज इक्वल टू 4/5, लेकिन था कितना 4 और 5, मतलब 4x 5y था ना, तो इसको आप 4x बना लो, इसको 5y बना लो, तो इधर भी 4 इधर भी 5 का गुणा कर लोगे तो 16/25। लेकिन पूछा क्या है, गेहूं और उसका पूछा है ना, गेहूं और चावल का, तो 25 संबंधे 16। फिर से एक बार आप समझिए मैंने किया क्या है, मैंने बोला प्रारंभिक खपत जो है 100C मान लिया, गेहूं का 100G मान लिया, तो प्रारंभिक खपत 100C हो रहा था, 100G हो रहा था, बाद वाली खपत बोल रहा है कि चावल की कीमत 25% बढ़ गई है, सॉरी मासिक खपत चावल की 24% कम हो गई है, तो 100C से 76C कर दिया, और गेहूं की मासिक खपत 30% बढ़ा दी गई है, मतलब 100 से 130 कर दिया है, ठीक है। तो
तो आपने इसको सॉल्व किया तो आपको पता चल गया कि ये कहीं 5:4 के अनुपात में चावल और गेहूँ यूज कर रहा था। मतलब 50 kg आप मान लो चावल यूज कर रहा होगा, 40 kg गेहूँ यूज कर रहा होगा। उसके बाद मैंने बोला 50, अच्छा चावल की प्राइस बोला तो 25% बढ़ गई है, तो आप मान लो पहले 4x रही होगी, 5x हो जा रही होगी। गेहूँ की जो है 20% बढ़ गई है, मतलब 25% घट गई है। सॉरी, गेहूँ का मैटर क्या था, 20% कम हो गई है, तो 5y से 4y हो गई है। यानी पहले ये जो है ना, ये ऊपर वाला बिफोर है और ये आफ्टर। तो पहले जो है 4x का चावल रहा होगा, 5x का, मतलब 4x का चावल 5y का गेहूँ। तो 50 किलो जो चावल है वो 4x में, प्लस 40 किलो गेहूँ जो है 5y में। और दूसरे केस में अब जो है कंजम्पशन चावल का कम हो गया 24%, तो 38 किलो चावल 5x में, और इसका बढ़ गया है तो 52 किलो गेहूँ 4y में। फिर आप निकाल लिए, आपको प्राइस पता था 4x 5y का रेशियो निकालना था, 16 को संबंधित 25 आ गया। इसका एक और मेथड होता है, मैं आपको ट्राई करूँगा अगली क्लास में समझाने के लिए, क्योंकि वो थोड़ा समझना पड़ेगा, वो ज़्यादा गहराई से समझना पड़ेगा, इसलिए मैं पहली क्लास में उसको नहीं समझा रहा हूँ। मैं अभी बेसिक से आपको बताया हूँ, एटलीस्ट आप इसको कर पाओ। तो अब तो हमने सारा क्वेश्चन कर लिया आज का। उम्मीद है आपको पूरा कॉन्सेप्ट और सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और आपका लेवल भी अब काफ़ी अच्छा हो रहा होगा। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं, वो टेलीग्राम की लिंक अभी नहीं मिल पा रही है, लेकिन मैंने उसमें जो डाला हुआ है कीवर्ड, उसको आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। आप क्वेश्चन मेरे तक पहुँचा सकते हैं किसी भी माध्यम से, फिर मैं समझ पाऊँगा कि अभी और क्या ज़रूरत है जो आप लोग नहीं कर पा रहे हैं परसेंटेज में। तो देखिए, लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, अगर यूज़फुल लगे तो औरों को भी सजेस्ट कीजिए। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, उम्मीद करेंगे 2 क्लास और परसेंटेज की भी हम करवा पाएँ। बाकी धन्यवाद।